हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन को मैं शॉर्ट में एम आई लिखूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर आयन एंड इट्स आइसोटोपिक सिग्नल आइसोटोपिक सिग्नल if molecular formula is given। ठीक है, ये कर रहे थे। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखोगे तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आपको क्या मिलता है? मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फास्फोरस आपके मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें से आपको यही चीजें मिलती हैं, यही एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट। आपको ये देखना होगा विच एलिमेंट इज प्रेजेंट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपको एलिमेंट प्रेजेंट है उनके कौन कौन से आइसोटोप होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन फॉर्मूला गिवन molecular formula have how many isotopes ठीक है, गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला में जो आपके प्रेजेंट है वो कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट। ठीक है, आज बात करूं तो आपके जो एलिमेंट होते हैं उनको आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, उस मोलिकुलर फॉर्मूला को कुछ मास होगा, m मास होगा, m मोलिकुलर वेट होगा। मोलिकुलर वेट कितना मान लेता हूं, m। ठीक है, तो इस मोलिकुलर फॉर्मूला में कुछ एलिमेंट भी होंगे, ठीक है। तो एलिमेंट के कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं वो आपके मोनो आइसोटोपिक होते हैं, कुछ एलिमेंट जो आपके होते हैं वो मोनो आइसोटोपिक होते हैं, कुछ एलिमेंट आपके मोनो आइसोटोपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मोनो आइसोटोपिक कौन कौन सा होता है? क्लोरीन, फास्फोरस और आयोडीन। ये तीन एलिमेंट आपके मोनो आइसोटोपिक होते हैं। क्लोरीन का 19 होता है, फास्फोरस का 31 होता है और आयोडीन का 1 to 7। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मॉलिक्यूलर मास m था तो कुछ आइसोटोप ऐसे होंगे जिनका मास नॉर्मल वाले से एक ज्यादा होता है। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा C6H6। ठीक है, इसमें कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 1 है, और कार्बन 12 के अलावा कार्बन 13 भी होता है। अगर कार्बन 13 होता है तो अगर मैंने इस C6H6 में एक भी कार्बन ऐसा मान लिया जो कार्बन 13 है, तो उस कार्बन 13 के कारण C6H6 का मास होगा 78, लेकिन 38 कार्बन 13 होने के कारण इसका मास 79 हो जाएगा। अब अगर आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल को m मानते हो तो जैसे ही आपका आइसोटोप आया ये आपका m+1 मास हो जाएगा, m+1 मास। तो कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन का जो आइसोटोप है 13 वाला, वो आपके मॉलिक्यूलर वेट को एक मास से बढ़ा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट को 1 से बढ़ा रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? m+1 कंट्रीब्यूटर कहलाते हैं। m+1 कंट्रीब्यूटर कौन कौन होता है? m+1 कंट्रीब्यूटर आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका मेजर m+1 कंट्रीब्यूटर होता है। इसके अलावा मान लो मैंने लिया CH3Cl, ठीक है, और Cl तुम्हें पता है Cl का मास 35 भी होता है। अगर मैं पॉसिबिलिटी ये ले लूं कि ये Cl पर 35 की जगह 37 है, Cl का मास 35 की जगह 37 है, जो क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप होता है, तो इस 35 वाले को अगर m ले रहे हो तो ये 37 वाला m+2 हो जाएगा, 37 वाला m+2 हो जाएगा।
और ऐसे ही ये किस कैटेगरी में जाएगा, M+2 कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में जाएगा, M+2 कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में। M+2 कंट्रीब्यूटर सॉरी कौन कौन होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन आपके M+2 कंट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ले लूं, मान लो मैंने ले लिया CH3OH, ठीक है। CH3OH अगर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया तो अब देखो ऑक्सीजन 16 है, तो अगर इसका मास मैं वेट m मान लूं तो ऑक्सीजन 16 के अलावा ऑक्सीजन 17 भी होता है, 17 भी होता है, तो वो M+1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 18 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन 18 भी होता है, ये कौन सा हो जाएगा, M+2। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो M+1 M+2 कंट्रीब्यूटर दोनों होते हैं, बोथ M+1 एंड M+2 कंट्रीब्यूटर, M+1 एंड M+2 कंट्रीब्यूटर, ये कंट्रीब्यूटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है, ये कंट्रीब्यूटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। M+1 और M+2 कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन आपके M+2 कंट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या पड़ेगी, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें जो भी आइसोटोप है उनकी नेचुरल अबंडेंस चाहिएगी। रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस से मतलब ये होता है कि एक आइसोटोप के रिस्पेक्ट में हमने दूसरे की निकाली अबंडेंस। रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या है, एक आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस के रिस्पेक्ट में हमने दूसरा निकाला है। जैसे अगर मैं M+1 कंट्रीब्यूटर में बात करूं, M+1 कंट्रीब्यूटर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, M+1 कंट्रीब्यूटर में अगर मैं बात करूं तो कार्बन 12 आपका M+1 कंट्रीब्यूटर होता है, कार्बन 12 आपका M+1 कंट्रीब्यूटर, कार्बन 12 जो होता है उसकी नेचुरल अबंडेंस अगर 100% है तो कार्बन 13 जो है उसकी नेचुरल अबंडेंस 1.1%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा हाइड्रोजन, 1H का अगर आपका मास और ना 1H की अगर आपकी नेचुरल अबंडेंस 100% है तो 2H जो ड्यूटेरियम होता है वो भी M+1 कंट्रीब्यूटर है, उसकी नेचुरल अबंडेंस 0.015%, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे ही अगर तीसरा कंट्रीब्यूटर कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 की नेचुरल अबंडेंस 100% लेते हो तो नाइट्रोजन 15 वाले की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 0.37%, ठीक है। ये तो आपके M+1 कंट्रीब्यूटर की बात हो गई, ठीक है। दूसरा दूसरा आपका M+2 कंट्रीब्यूटर, ठीक है, M+2 कंट्रीब्यूटर, M+2 कंट्रीब्यूटर में नेचुरल अबंडेंस, रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका 100% दिया है उसके रिलेशन में दूसरे की निकाली है, जिसका 100% दिया ना उसके रिलेशन में दूसरे की निकाली है। M+2 कंट्रीब्यूटर में मेजर कंट्रीब्यूटर आपका क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन 35 के नेचुरल अबंडेंस 100% लेते हो तो क्लोरीन 37 वाले की नेचुरल अबंडेंस 33% है। और आपका ब्रोमीन 79 की नेचुरल अबंडेंस 100% लेते हो तो ब्रोमीन जो आपका 81 है उसकी नेचुरल अबंडेंस 97% है। ये 97 लिखवा रहा हूँ लेकिन ये 100% मान के चलना, ठीक है, 97 लिखवाया है यहाँ पे, इसको 100% मान के चलना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका M+1 एंड M+2, जो M+1 और M+2 कंट्रीब्यूटर दोनों हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस की बात करूं तो उनकी नेचुरल अबंडेंस की अगर मैं बात करता हूँ कंट्रीब्यूटर्स की तो M+1 M+2 में ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16 अगर आपका 100% है तो 17 वाला 0.04% है और 18 वाला 0.2% है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर 32, सल्फर 33, सल्फर 34, ठीक है, 32 वाले की है 100%, 33 वाले की है 0.8% और 34 वाले की है 4.4%, ठीक है। और इसके अलावा आपका सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29 और सिलिकॉन 30, ठीक है, 28 की 100%, 29 की 5.1% और
30 वाले की 3.4%। ठीक है, ये रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये नेचुरल अबंडेंस आपको याद करनी है, लर्न करनी है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि कैसे हम जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल है और उसके जो आइसोटोपिक है उनकी इंटेंसिटी निकालते हैं। क्वेश्चन देखना, कल एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें मैंने क्लास में, वो क्वेश्चन दोबारा करा देता हूँ एक बार कि calculate the intensity ratio of molecular ion and its isotopic signals और isotopic signals कौन से होंगे, M+1 and M+2। ठीक है, आइसोटोपिक सिग्नल M+1 M+2 होंगे फॉर नेफ्थलीन मॉलिक्यूल के लिए इसके वो निकालो, M+1 और M+2 की इंटेंसिटी निकालो। नेफ्थलीन क्या होता है, नेफ्थलीन आपका ये मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8। ठीक है, अगर C10H8 है तो इसमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। और कार्बन हाइड्रोजन आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कार्बन एंड हाइड्रोजन C and H are M+1 कंट्रीब्यूटर। कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होता है, आपके मेजर कंट्रीब्यूटर M+1 में होता है, M+1 में कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं M को 100% मान लेता हूँ, जो हमारी M से मेरा मतलब है मोलिकुलर आयन पीक, M से मेरा मतलब है मोलिकुलर आयन पीक। अगर मैं मोलिकुलर आयन पीक को 100% मान लेता हूँ, इफ M is 100%, देन M+1 क्या होगा, M+1 क्या होगा, M+1 का मतलब C10H8 में, C10H8 का मास कितना है भाई, C10H8 का मास है 128। ठीक है, C10H8 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 128 है। 128 से 129 ये M+1 है, 129। ठीक है, 129 क्या है, M+1 है। और 129 है होगा कैसे, 129 होगा ऐसे कि एक C12 की जगह C13 हो जाए, या एक हाइड्रोजन की जगह एक ड्यूटेरियम हो जाए। ठीक है, एक C12 की जगह 13 हो जाए या फिर एक हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो जाए, ऐसे करके आपका M+1 बनेगा, ऐसे करके आपका मास 129 होगा। ठीक है, तो अगर टोटल कितने कार्बन आपके 13 हो सकते हैं, 10 कार्बन है ना, टोटल 10 कार्बन में से कोई भी एक कार्बन आपका 13 वाला हो सकता है। और एक कार्बन के 13 हो अगर हो गया वो, तो उसकी रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस क्या होती है, 1.1%। देखना यहाँ पे दो चीजों का मल्टीप्लाई किया है, आपको 10 में से एक कार्बन 13 वाला चाहिए, 10 में से एक कार्बन 13 वाला चाहिए, तो 10 के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर वो एक कार्बन 13 वाला होगा तो उसकी रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस में जरूरी थोड़ी है कार्बन ही हो आपका 13 वाला, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भी तो हो सकता है। तो 8 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 8 टाइम्स है। और एक ड्यूटेरियम की नेचुरल अबंडेंस कितनी होती है, 0.015%। इस पूरे को गुना करेंगे, ये 11 प्लस में 0.12 आएगा, 11.12। तो यहाँ पे आपकी M वर्सेस M+1 की जो इंटेंसिटी है वो 100:11.12 हो जाती है, 100:11.12। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, 10:1 आता है, सॉरी 9:1 आता है। ये कितना आता है, 9:1 के अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे M+2 कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटर तो देखो M+1 है, कार्बन हाइड्रोजन आपका मेजर कंट्रीब्यूटर किस में बनता है, M+1 में बनता है।
ठीक है। अगर कार्बन और आपका जो कंपाउंड है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का है, अगर आपका कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का है तो M+2 कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? M+2 कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखो M+1 कैसे निकाला, M+1 कैसे निकाला, 128 का 129 मास हो जाए। अच्छा, M+2 कैसे निकालेंगे, 129 का मास जो है वो 130 हो जाए। M+2 कैसे निकलेगा, 129 का 130 हो जाएगा। 130 कैसे होगा, जब आपके 13 से ये दो एटम हो, 13 सी के दो एटम हो, ठीक है, 13 सी के दो एटम हो। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है 0.006 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। एन क्या होता है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, एन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 10, नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आता है, 0.6% आता है, आपका 0.6% आता है, ठीक है। ये आपका कितना आता है, 0.6% आता है, ठीक है। अच्छा इसी में ही फिर देखो हमने M+2 भी निकाल लिया, तो M रेशो M+1 रेशो M+2, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 100 रेशो 11.12 रेशो 0.6। ये आपकी M+1 और M+2 की रेशो है, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड द इंटेंसिटी रेशो फाइंड द इंटेंसिटी रेशो ऑफ M+1 एंड M+2 फॉर 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 इस मॉलिक्यूल के लिए। थायोफिन का मॉलिक्यूल दे रहा हूं मैं, इस थायोफिन के मॉलिक्यूल के लिए हमें निकालना है, इस थायोफिन के मॉलिक्यूल के लिए हमें निकालना है। थायोफिन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4S, ठीक है। आंसर देखना भाई, आंसर देखना C4H4S, ठीक है। अब देखना भाई, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है, कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है। मैंने तुम्हें बताया था, देखना भाई पीछे स्लाइड है, मैंने तुम्हें बताया था कार्बन और हाइड्रोजन आपका M+1 कंट्रीब्यूटर होता है, लेकिन जो सल्फर है आपका वो M+1 और M+2 दोनों कंट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। तो जब M+1 निकालोगे तो कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर तीनों का लेना पड़ेगा, और जब M+2 निकालोगे तो सिर्फ कार्बन का लेना, उसका सिर्फ सल्फर का लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, ये आपके M+1 कंट्रीब्यूटर होते हैं, M+1 कंट्रीब्यूटर मेजर मेजर M+1 कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और ये आपका M+1 कंट्रीब्यूटर होता है और M+2 भी होता है, दोनों का होता है, ठीक है। चलो निकालना सीखते हैं भाई, निकालना सीखते हैं। M को मैं इफ मॉलिक्यूलर आयन पीक 100% मान के चलूं, तो M+1 का मतलब क्या है, M+1 का मतलब है कि आपके C4H4 सल्फर। देखना भाई, नॉर्मल आइसोटोप लेता हूं, तो नॉर्मल आइसोटोप लेता हूं तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, टोटल कितना हुआ ये, टोटल कितना हुआ, 12 गुना 4 48, ठीक है। एक 4 हाइड्रोजन का 4 और ये 32, ठीक है। कितना हो गया ये टोटल, 4 3 7, 7 और 1 8, 84 मास हो गया। आपका ये जो मास है ये कितना है, 82 है। M+1 कितने पे आएगा, 83 पे आएगा। M+1 कितने पे आएगा, 83 पे आएगा। और M+1 83 पे कैसे आ सकता है भाई, M+1 83 पे कैसे आ सकता है, या तो 4 कार्बन की जगह किसी एक कार्बन में, 4 कार्बन में से किसी एक कार्बन को 13C बना दो, या 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम बना दो, या एक सल्फर को 32 की जगह सल्फर 33 बना दो। ये तीनों पॉसिबिलिटी है, और तीनों पॉसिबिलिटी को हमें कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, कलेक्टिवली ऐड करना पड़ेगा कि 4 कार्बन में से किसी एक को आप किसी एक सेकेंड, ठीक है। मास कितना है, 84 है, ठीक है। मास 84 है, तो हाँ सॉरी यहाँ पे 82 लिख दिया, 84 है, यहाँ 85 करना पड़ेगा, कैलकुलेट सही किया था, लिख मैंने गड़बड़ कर दी। 84 मास है, 85 बनाना पड़ेगा। 85 कैसे बनेगा, या तो 4 कार्बन में से किसी एक कार्बन को 13 कर दिया,
4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कर दिया, या ये सल्फर 32 वाला था, ये 33 ले लिया, ठीक है 33। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, 4 कार्बन में से किसी एक कार्बन को 13 वाला किया, तो 13 वाले की नेचुरल अबंडेंस 1.1% होती है, ठीक है। फिर 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम किया, तो ड्यूटेरियम की नेचुरल अबंडेंस 0.015% होती है, ठीक है। और एक ही सल्फर है, सल्फर देखो, सल्फर जब M+1 कंट्रीब्यूटर बनता है तो उसकी नेचुरल अबंडेंस 0.08%, ठीक है। सल्फर 33 वाले की कितनी होगी, 0. कितनी होगी बताओ, 0.8% होगी, है ना। टोटल कर दो इसको, 4.4 प्लस में 0.06 प्लस में 0.8, कितना हो गया ये टोटल, ये टोटल कितना हो गया, 4.4, 5.2, 5.26%। तो जो आपकी M+2 आएगी ना, सॉरी M+1 आएगी, वो कितनी आएगी, 5.26% है, ठीक है। M+2 कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन तो आपका M+2 कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, हाइड्रोजन आपका M+2 कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ठीक है। कार्बन का कैसे निकालते हैं, मैंने देखो अभी ये कार्बन का M+2 निकाला था, कार्बन का M+2, कार्बन का M+2 निकालने का फॉर्मूला होता है ये, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करेगा M+2 में, ठीक है। तो कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है M+2 में, 0. कार्बन आपका जो है वो M+2 में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.006 इंटू में n² प्लस में सल्फर तो आपका M+2 कंट्रीब्यूटर हो ही सकता है, देखो सल्फर तो आपका मेजर M+2 कंट्रीब्यूटर है ही, कितना 4.4% के साथ, एक ही सल्फर है, एक ही सल्फर है तो सल्फर का 4.4%, ठीक है, एक ही सल्फर है तो सल्फर का 4.4%। एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है, तो 0.006 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4.4, ठीक है। ये आपकी किसकी आ जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया, 1696, 0.096 प्लस में 4.4, ये आ गया आपका 4.496%, ठीक है। अब आप इसे एंड में लिख दोगे, टोटल टोटल लिख करके लिख दोगे कि आपकी जो, एक सेकेंड, आपकी जो एम एम रेशो M+1 रेशो M+2 पीक आएंगी, एम अगर आपका 100% आएगा तो M+1 आपका 5.26% आएगा, और M+2 आपका कितना आएगा, 4.496% आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कैलकुलेट द इंटेंसिटी रेशियो, हमें क्या करना है, हमें इंटेंसिटी रेशियो ही निकालना है, किसका निकालना है, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ M+1 एंड M+2 पीक, ठीक है। M+1 और M+2 पीक की निकालनी है। इसके लिए अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने दे दिया एंथ्रासीन का, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या होता है आपका, एंथ्रासीन ये होता है, ठीक है, एंथ्रासीन आपका ये होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H10, ठीक है, C14H10। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको M+1 M+2 निकालना है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन आपके मेजर कंट्रीब्यूटर कौन से, M+1 कंट्रीब्यूटर है, तो अगर इफ मैं M को मैं 100% मान लेता हूं तो M+1 की क्या आएगी इंटेंसिटी, देखो M+1 कैसे निकलेगा कि 14 कार्बन में से कोई एक कार्बन 13 वाला हो जाए, या फिर 10 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला हो जाए, है ना। तो इसकी कैसे निकलेगी, 14 कार्बन में से कोई एक कार्बन 13 वाला हुआ, और 13 वाले की नेचुरल अबंडेंस 1.1%, प्लस में 10 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हुआ, और एक हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम होने पे उसकी नेचुरल अबंडेंस 0.015%, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 15.4 प्लस में ये आ जाएगा 0.15, टोटल ऐड होके 15.55%, ये आपकी M+1 की पीक की वो इंटेंसिटी होगी। M+2 कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन आपका M+2 नहीं होता, हाइड्रोजन आपका M+2 नहीं होता,
और कार्बन का कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कार्बन का कंट्रीब्यूशन N+2 में 0.006 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, 0.006 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 196, ये आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 196 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, 196 मल्टीप्लाइड बाय 0.006, ये आपका आएगा 1.176। तो यहाँ पे आपका m+1 रेशो m+2 कितना आ जाएगा? 100 रेशो 15.55 रेशो 1.176। ठीक है, ये आपका m+1 और m+2 का है। ठीक है,